हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 21 मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली सेंटर ने यानी कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने म्यूकोमायोकोसिस जो आपका ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, जो कहीं ना कहीं भारत में काफी तेजी से कह सकते हो फैल रहा है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं नोटिफाइबल डिजीज के कैटेगरी में डाल दिया गया है अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो हम डिस्कस करेंगे अगर कोई भी डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज के अंतर्गत डाला जाता है तो क्या पावर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है, इसे भी डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली जब भी किसी भी डिजीज को नोटिफाइबल कैटेगरी में डाली जाएगी अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, तो इससे क्या होगा कि जो भी स्टेट्स हैं उनको मैंडेटरली रिपोर्ट करने पड़ेंगे बोथ द सस्पेक्टेड एंड कंफर्म्ड केसेस टू द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, सो दैट इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके और जो भी आपके स्प्रेड होने के जो एनालिसिस है, कहां पर किस रेट से यह स्प्रेड हो रहा है सिमिलर टू द कोविड-19, उसकी तरह ही आपका इसे भी मॉनिटर किया जाएगा। और ये जो आपका म्यूकोमायोकोसिस साइनेसिस या फिर जो लंग्स है, ये बेसिकली जो फंगल स्पोर्स एयर में मौजूद होते हैं, यानी कि आपका फंगल डिजीज है और ये हवा में बेसिकली जब स्प्रेडेड रहते हैं और इसे इनहेल किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये डिजीज को कैप्चर करने की संभावनाएं ह्यूमन बॉडी की बढ़ जाती है। एंड जो इंसिडेंस है इस इन्फेक्शन का ट्रेडिशनली ये पेशेंट में रिकॉर्ड किया गया था उन पेशेंट में जिनके जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं। सो कहीं ना कहीं जो डायबिटीज अनकंट्रोल्ड पेशेंट है उनमें ये जो डिजीज है वो ज़्यादा देखने को मिली थी, रिपोर्ट देखने को मिली थी। एंड इन्हें रिलेटेड डेवलपमेंट डॉक्टर्स को लगता है कि जो अभी फिर से एक और फंगस की वैरायटी आई है व्हाइट फंगस, जो बिहार में देखने को मिला है इन द कोविड-19 पेशेंट्स, ये तो और ज़्यादा डेंजरस है ब्लैक फंगस से। एंड ये जो इन्फेक्शन है व्हाइट फंगस की, ये काउज हो सकती है अगर किसी व्यक्ति के शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है या कंप्रोमाइज्ड है पहले से, यानी कि कोई अदर डिजीज उनको धरे हुए है, तो ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होने के, अनकंट्रोलेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर इफ द पीपल कम इन कांटेक्ट विद द थिंग्स विच कंटेन्स दीज मॉल्स, यानी कि ये जो आपके इन्फेक्शन है लाइक द वाटर और अदर थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम लंग्स ये आपका अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग योर नेल्स, स्किन, स्टोमक, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स एंड माउथ एज वेल, है ना। तो ये सब को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। और अगर हम बात करें फंगी, तो ये आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में बेसिकली आते हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली अम्ब्रेला टर्म होता है जिसमें से एक आपका कंपोनेंट है फंगी। एंड ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स यानी कि आपको पता है ये खुद से अपना फूड नहीं बनाएंगे, ये दूसरे पर डिपेंड रहेंगे फॉर द फूड। एंड फंगी रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। तो ये बातें हैं, हमने फंगी के बारे में बात की। और ब्लैक फंगस या फिर व्हाइट फंगस दोनों आपका फंगस ही है, और जो आपका ब्लैक फंगस है उसी का नाम आपका जो है म्यूकोमायोकोसिस साइनेसिस है, ये अच्छे से याद रखना है। और फंगी आपका सिंगल सेल भी हो सकता है, यानी कि दे कैन बी मेड ओनली फ्रॉम ए सिंगल सेल, और उसे आप यीस्ट कहते हो, या फिर इट कैन बी मल्टीसेलुलर व्हाइल अदर्स अल्टरनेट बिटवीन बोथ। एंड इनके जो सेल वॉल होते हैं वो चिटिन, बेसिकली प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, इनके जो सेल वॉल है चिटिन से बने होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है और जो फंगस का सेल वॉल है दोनों में आपका अंतर है। इसमें जो सेल वॉल है आपका चिटिन से बना है और जो प्लांट सेल का वॉल जो है वो आपका सेलुलोज से बना है। और अगर हम बात करें लीचेंस की, तो लीचेंस बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशंस बनाती हैं बिटवीन द फंगस एंड वन और मोर स्पीसीज, जो यूनिसेलुलर एल्गी हो सकता है या फिर साइनोबैक्टीरिया हो सकता है ना। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब आप समझते होंगे, बोथ द स्पीसीज बेनिफिट्स, है ना। तो एक फूड प्रदान करता है, एक आपको घर प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल कोरल है ना, तो कोरल जो है वो एल्गी को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, या जूजेंथेली जो एल्गी है आपकी, उसे घर प्रदान करता है, बदले में जूजेंथेली जो है वो कोरल्स को फूड प्रदान करता है। ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा।
और अगर हम बात करें किस प्रकार से आपका आउटब्रेक एपिडेमिक पैंडेमिक में अंतर होता है, क्योंकि ये WHO ने तो पैंडेमिक डिक्लेयर किया है कोविड को। और अगर हम बात करें आउटब्रेक की, तो आउटब्रेक जैसे जैसे आप आउटब्रेक से एपिडेमिक से पैंडेमिक की तरफ जाओगे, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पॉपुलेशन इन्फेक्शन बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आउटब्रेक में क्या होंगी कि आपका स्मॉल बट अनयूजुअल, यानी कि बड़े तीव्र गति से रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी ऐसे इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो आउटब्रेक है वो नोटिशिएबल हो सकता है, लेकिन स्मॉल लोकेशन पर ये इन्फेक्शंस देखने को मिलती है शुरुआती दौर में, और धीरे धीरे जो है केसेस जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। फर्स्टली आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 कहाँ से देखने को मिला था? यूहान, जो आपके चाइना में। एंड एपिडेमिक की बात करें तो ये क्या होता है, आउटब्रेक का ही ब्रॉडर वर्जन, जब इन्फेक्शन काफी बड़े एरिया में हो जाता है एंड जैसे फॉर एग्जांपल एक सिटी को कवर कर लिया है ना, तो ये आपका एपिडेमिक हो सकता है और ये स्प्रेड होता ही चला जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस इंक्रीजिंग, तो स्प्रेड होने के जो चांसेस है, रेट्स है, वो भी बढ़ जाते हैं। और एपिडेमिक क्या है आपका? तो आउटब्रेक ही है ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया एंड वाइड स्प्रेड केसेस ऑफ कोविड-19 अक्रॉस चाइना मीन्ड कि जो वुहान आउटब्रेक है वो आपका एपिडेमिक में तब्दील हो गया है। एंड पैंडेमिक का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर ये वायरसेस फैल चुके हैं, वेरियस कंट्रीज में ये फैल चुके हैं एंड इट इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड वंस एन एपिडेमिक स्प्रेड टू वेरियस कंट्रीज। और आपको ही पता है ये जो आपका ग्लोबल कम्युनिकेशन आज के समय में पूरा वेल इंटीग्रेटेड है, कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शंस के जो चांसेस वो डेफिनेटली बढ़ा देते हैं। सो जो इन्फेक्शंस की फैलने की जो रेट है इन द अदर नेशंस, वो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और यही जब इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेड हो जाता है उसे हम पैंडेमिक डिक्लेयर करते हैं। पैंडेमिक बेसिकली WHO डिक्लेयर करता है, अगर हम लीगली या लिटरली बात करें। एंड इट इज कंसिडर्ड ए पैंडेमिक नाउ इन द करंट सिचुएशन 206 कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक। आप समझ सकते हो 206 कंट्रीज। सुनने में तो आया था कि अंटार्कटिका में भी कोविड पहुंच गया था। ये हमने फर्स्ट आर्टिकल की बात करी, और प्रीलिम्स के लिए आपको ये जो आपके म्यूकोमायोकोसिस डिजीज है, इन्फेक्शन है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपका ब्लैक फंगस कहते हैं, और आपका जो व्हाइट फंगस है वो भी आपका काफी ज्यादा चर्चा में है। एंड जो आपकी फंगी के बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि क्या ये मल्टीसेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है, या फिर दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एक्सेक्सुअली या फिर बायसेक्सुअली, तो ये आपको देखने होंगे। याद रखना है फंगी रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एंड दे कैन बी सिंगल सेल एज वेल एज मल्टीसेलुलर। एंड सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। श्रीलंका पार्लियामेंट गिव्स नोड टू चाइनीज पोर्ट सिटी बिल। आपको भी पता है किस प्रकार से श्रीलंका काफी ज्यादा एक प्रकार से चाइना की तरफ घिसा चला जा रहा है, एंड अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट्स आजकल चाइना इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका में, कहीं ना कहीं भारत के लिए भी कंसर्न का सब्जेक्ट है कि कहीं चाइना श्रीलंका को अपने इन्फ्लुएंस में ना ले ले। इस बात पर काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। एंड देख लो, हम बात करेंगे चाइना की जो पॉलिसी है भारत को घेरने की, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आप देख लो ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमेंडमेंट्स सजेस्ट करी गई है बाय द श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट टू मेक इट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके जो पार्लियामेंट है उन्होंने बिल पास किया था ऑन द लॉ जो गवर्न करती है चाइना बैक्ड कोलंबो पोर्ट सिटीज को। तो इसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, यानी कि अगर इस प्रकार के एक्शन श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं टू इंट्रोड्यूस चाइना इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन देयर कंट्री, तो इसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस इफेक्ट क्या हो सकते हैं इंडियन ओशियन रीजन में, इसके बारे में बात करते हैं। और अगर हम बात करें इंडियन ओशियन जो है, आपको ही पता है भारत जो है सराउंडेड है इंडियन ओशियन से, एक बिग पावर है इंडियन ओशियन में, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहता ही रहता है, और ओवरराइडिंग सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस भारत पर आ सकते हैं एज वेल एज नेबरिंग स्मॉल आइलैंड पर आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो चाइना जो है वो इंडियन ओशियन का तो हिस्सा नहीं है, वो तो अपना साउथ चाइना सी में जाए, लेकिन वो धीरे धीरे दूसरे देश के कहीं ना कहीं पॉलिसी के कारण चाइना जो इंडियन ओशियन में भी पकड़ बना रहा है और इंडिया को धीरे धीरे घेरने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो पोर्ट डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान से दोस्ती हो, या फिर बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के एक्शंस के कारण रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एंड कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव लिए जाते हैं, इट इज नथिंग बट चाइनीज डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, सो दैट जो छोटे छोटे नेशंस है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इतने ज्यादा लोन दे दिए जाए सो दैट वो चुका ही ना पाए, और चुका ही ना पाए तो उनसे एक एग्रीमेंट करवा लिया जाए कि भाई साहब आपने लोन नहीं चुकाया तो इसका मतलब आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी, हम जो बोलेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार का डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी जो आपका चाइना अप्लाई करता है, वो ही आपका ये इनिशिएटिव या चाइनीज इन्वेस्टमेंट का थ्योरी लगता है। एंड एग्जाम्पल में देख लो आप, श्रीलंका को
हम्बन तोता पोर्ट देना पड़ा चाइना को 99 ईयर्स के लीज के लिए, है ना। 99 ईयर्स तक अब चाइना जो है हम्बन तोता पोर्ट को कंट्रोल करेगा। तो आप समझ सकते हो डिप्लोमेसी, अदरवाइज कोई देश क्यों चाहेगा कि हमारा पोर्ट जो है वो किसी दूसरे अथॉरिटी या दूसरे देश के हाथों में। सिंपल ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं श्रीलंका डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसता जा रहा है। और डिस्पाइट ये सब दिखने के बावजूद कहीं ना कहीं जो चाइनीज अट्रैक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। एंड ओवर द 70% ऑफ द ट्रांसशिपमेंट बिजनेस एट श्रीलंका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल वो आपका भारत से जुड़ा हुआ है, भारत से लिंक्ड है। और अगर हम बात करें ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की तो ये आपका लोकेटेड है 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोलंबो पोर्ट सिटी। एंड इसके कारण या इस एक्शन के कारण सीरियस इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड्स इंडियाज एफर्ट, जिसके तहत भारत प्रयास कर रहा है सेफ, सिक्योर और स्टेबल इंडियन ओशियन रीजन हो। लेकिन चाइनीज प्रेजेंस अगर बढ़ने लगेगी तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी वो खतरे में आ सकती है। और भारत जो इनिशिएटिव ले रहा है टू प्रमोट दिस ऑब्जेक्टिव वो है आपका मिशन सागर, जिसके तहत आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो आपका 2015 में लॉन्च किया था। जिसके तहत जो आपके इंडियन ओशियन रीजन में जो स्मॉल कंट्रीज है जैसे आपका म्यांमार ले लो, बांग्लादेश ले लो, इन सबको मदद की जाए कि वो जो है वो इफिशियंट हो इन मेंटेनिंग देयर सिक्योरिटी, है ना। सो दैट ट्रेनिंग प्रदान करी जाती है एज वेल एज जो आर्सेनल से उसे प्रदान किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से मिशन सागर के तहत ऑब्जेक्टिव रखी गई थी। और यहाँ देख लो चाइना किस प्रकार से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है इंडियन ओशियन रीजन में। तो चाइना ने हाल ही में कंप्लीट कर लिया है कि इंपोर्टेड हाईवे जिसका नाम आपने सुना भी होगा तिब्बत में, जो वो कंटिन्यू कर रहा था डिस्पाइट द कोविड-19 पेंडेमिक। और ये जो आपका की हाईवे है वो बेसिकली कट करता है यारलुंग जैंगबो ग्रैंड कैनियन को। और कहा जाता है कि ये जो आपका जैंगबो ग्रैंड कैनियन है वो वर्ल्ड्स डीपेस्ट कैनियन है जो रिवर ब्रह्मपुत्र बनाती है। एंड इट इज क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर and serves the strategic interest of China to encircle India from all parts through infrastructure along the line of control and other initiative जैसे इंडियन ओशियन रीजन में इन्फ्लुएंस करने का वो प्रयास कर रहा है श्रीलंका के माध्यम से। वेस्ट बॉर्डर को कैसे, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। तो ये सब जो इनिशिएटिव है आप समझ सकते हो कि ये इंडिया को घेरने का प्रयास चाइना का इवन इन द इंडियन ओशियन वो लग रहा है। सो वी हैव डिस्कस आर्टिकल 2 और कहीं ना कहीं आपको पाक स्ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए जो आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, कहाँ पर लाई करता है बिटवीन 2 वाटर बॉडीज, वो 2 वाटर बॉडीज कौन है। और गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर लोकेटेड है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट्स खरीफ स्ट्रेटजी 2021 फॉर एडिबल ऑयल्स सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। तो एडिबल ऑयल्स आपको पता है भारत कहीं ना कहीं अच्छी खासी मात्रा में इंपोर्ट करता है डिस्पाइट प्रोड्यूस भी ज्यादा करता है। सो अगर इंपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे डिमांड जो है डोमेस्टिक लेवल पर फुलफिल नहीं हो रहे। अब इसे फुलफिल करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो वो बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। उन्होंने फॉर्मुलेट करी है खरीफ स्ट्रेटजी 2021 सो दैट एडिबल ऑयल्स की सेल्फ सफिशिएंसी हमारे देश में हो सके। और इसके तहत होगा क्या, तो जो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स होंगी विथ अ स्पेशल फोकस ऑन सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रयास किया जाएगा फार्मर्स को, सो दैट फार्मर्स अट्रैक्ट हो टू ग्रो दिस क्रॉप। और इससे क्या होगा कि एडिशनल 6.3 लाख हेक्टेयर एरिया जो है ऑयल सीड्स के कवरेज में आएगा। तो कहीं ना कहीं अब जब एरिया एक्सपेंड होगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड एडिबल ऑयल इन द कंट्री। एंड अगर हम बात करें ऑयल सीड्स के बारे में, ऑयल सीड्स के बेसिक के बारे में, तो देख लो इंडिया इज वन ऑफ द मेजर ऑयल सीड ग्रोवर एज वेल एज इम्पोर्टर ऑफ द एडिबल ऑयल्स, है ना। वही मैंने आपको कहा कि ग्रोवर भी है, ऐसा नहीं को प्रोड्यूस नहीं करता है, बट डिमांड इतना ज्यादा है कि इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और इंडिया की जो वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर ब्राजील, चौथे नंबर पर आपका इंडिया। एंड टॉप ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। एंड मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया, कौन कौन से ऑयल सीड के वेराइटीज प्रोड्यूस होते हैं भारत में, तो देख लो वी हैव द सोयाबीन, ग्राउंडनट, रैपसीड, मस्टर्ड, कैस्टर सीड, सेसम यानी कि तिल का तेल, सनफ्लावर एंड लिंसीड। एंड ये जो मेजोरिटी डिमांड है वो देख लो आप, इंपोर्ट जो पाम ऑयल की करी जाती है फ्रॉम द इंडोनेशिया एंड मलेशिया उससे फुलफिल की जाती है ना। तो जो भी डिमांड है आपकी ऑयल सीड्स की वो मीट करी जाती है भाई इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। आपको पता है ना इंडोनेशिया पाम ऑयल के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रोड्यूसर, बड़ा प्रोड्यूसर कह सकते हो।
तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ऑयल सीड्स को प्रमोट करने के लिए, ऑयल सीड्स की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने के लिए? तो वी हैव द नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, एंड अनदर स्कीम इज ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एंड जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ऑयल सीड क्रॉप्स की उससे भी बढ़ाया जा रहा है, सो दैट जो आपके फार्मर्स है वो अट्रैक्ट हो टू ग्रो दिस क्रॉप, एंड क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक्स फॉर द ऑयल सीड, सो दैट जो ऑयल सीड प्रोड्यूस करी जाए उसका वेस्टेज ना हो, एंड वी हैव द येलो रेवोल्यूशन एंड इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज। एंड यहाँ कुछ अदर फीचर्स नोट करना है। सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, तर, मूंग, उड़द, ये जो वेराइटीज ऑफ पल्सेस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने फॉर्मुलेट की है स्पेशल खरीफ स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन इंश्योरिंग द खरीफ 2021 सेशन। तो याद रखना आपको, क्या प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं कि ये जो आपका स्पेशल खरीफ स्ट्रेटजी जो लाई गई है किसके लिए, किसके प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करने के लिए लाई गई है। तो याद रखना तुर, मूंग एंड उड़द, है ना, तो ये बात याद रखना है आपको। एंड और क्या बात है आपको प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखनी है, तो देख लो, है ना। तो एक तो आपका ये है एडिबल ऑयल्स के लिए लाई गई है ना, एडिबल ऑयल्स के सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए लाई गई है, और इससे पहले भी वी हैव द स्पेशल खरीफ स्ट्रेटजी जो आपका पल्सेस की वैरायटीज में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने के लिए लाई जाएंगी। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेज हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बी डे। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बी डे। सो इसके तहत हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को सेटअप किया जाएगा कहाँ पर, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूषा, न्यू दिल्ली में, है ना। और अगर हम बात करें बीज की, तो बीज को पॉलिनेटर्स भी कहते हैं बिकॉज इट हेल्प द प्लांट टू लीव एंड रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसफरिंग पोलेन बिटवीन द वेरियस स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको पता है ना, पॉलिनेटर्स मीन्स व्हाट, अगर पॉलिनेट नहीं होंगे तो बहुत सारे प्लांट स्पीसीज वैसे तो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है उनको दूसरे गैमेट्स की रिक्वायर होती है, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स की, तो बीज इज वन ऑफ देम, सो दीज आर नोन एज पॉलिनेटर्स। एंड ये हाइव्स में या फिर कॉलोनीज बना कर रहती हैं, एंड इनके जो मेंबर्स है वो डिवाइडेड है 3 टाइप्स में बेस्ड ऑन द फंक्शन। एक तो क्वीन होती है, वर्कर्स होती हैं और ड्रोन होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम पॉलिनेशन ये हनी प्लस बी वैक्स भी प्रोड्यूस करती हैं जो यूज की जाती है फूड सप्लीमेंट के रूप में, एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स या फिर कॉस्मेटिक्स या फिर सोप्स, इस समय भी यूज करी जाती है। और जो एक्सट्रैक्शन करी जाती है हनी का या फिर बी वैक्स का, उसी को एपीकल्चर कहते हैं, ये जरूर याद रखना है ना। द एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स इज नोन एज एपीकल्चर। और रिसेंट टाइम्स में बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द लैंड यूज, पेस्टिसाइड्स, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी बीज स्पीसीज जो है अंडर थ्रेट है। तो आपको पता ही है कि जो लैंड यूज चेंजेज होते हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन या फिर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज, तो इन सबों को भी प्रभावित हो रहा है, प्रभावित किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली दीज आर आल्सो अंडर थ्रेट, एंड इफ दीज आर अंडर थ्रेट देन हु विल बी आवर पॉलिनेटर्स, सो दैट्स व्हाई इट कैन अफेक्ट द प्लांट्स स्पीसीज एज वेल, एंड इट कैन आल्सो अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एज वेल। सो गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं आप देख लो। वी हैव द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, और इसे 2020 में स्टार्ट किया गया था, विच इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द नेशनल बी बोर्ड। और एम क्या है, तो ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट हो साइंटिफिक बी कीपिंग का। एंड वी हैव मधु क्रांति, दैट इज स्वीट रिवोल्यूशन पोर्टल, इसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज प्लस ट्रेसेबिलिटी सिस्टम प्रदान करी जाती है, सो दैट जो हनी के सोर्सेस कहाँ से उसे एक्सट्रैक्ट किया गया है उसे ट्रैक किया जा सके, एज वेल एज अदर बी प्रोडक्ट्स को भी ट्रैक किया जा सके। एंड मेकिंग ऑफ एफपीओज, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बी कीपर्स, यानी कि अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो एफपीओज सुना होगा, उसी प्रकार से बी कीपर्स का भी एफपीओज बनाया जा सकता है विद द एफर्ट फ्रॉम खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमेटी। सो प्रीलिम्स के लिए क्या बात करें, तो बीज के सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जनरली याद रखना, वैसे तो आप एलिमिनेट कर दोगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीज के बारे में तो सिंपली बीज के सिग्निफिकेंस के बारे में पूछे जा सकते हैं। और ये याद रखना कि आपका जो एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी है, बी वैक्स है, उसे एपीकल्चर कहते हैं। और ये जो आपका हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पर सेटअप किया गया है, पूषा, न्यू दिल्ली में, है ना।
दैट इज इन योर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ये जरूर याद रखना है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये 2020 में लॉन्च करी गई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, ये जरूर याद रखना है, अंडर द नेशनल बी बोर्ड, एंड एम तो वही है आपका साइंटिफिक बी कीपिंग की। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Indian scientists shed light on mystery behind negative monopolar potential, जो कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है प्लाज्मा में। तो ये जो इंडियन साइंटिस्ट ने बेसिकली मिस्ट्री है निगेटिव मोनोपोलर पोटेंशियल की, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने का प्रयास किया है। और प्लाज्मा के बारे में आपको पता भी है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी सुनते हो कि ये आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। 3 स्टेट क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा स्टेट बेसिकली जो है वो कंसेप्ट लाया गया था कि जो प्लाज्मा, एंड इसमें क्या होता है कि जब भी कोई गैस को हम हीट करेंगे तो वो प्लाज्मा का रूप ले लेगी, है ना। अब ये प्लाज्मा का रूप लेगी, एक कंट्रोल टेम्परेचर में होगा, वो क्या टेम्परेचर होगा एज वेल एज अदर फैक्टर्स के आधार पर वो डिसाइड करेगा कि किस स्थिति में वो प्लाज्मा के रूप में कन्वर्ट होगा। एंड बेसिकली अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये क्या होंगी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर आयंस कह लो, एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको आप इलेक्ट्रॉन्स कहते हो। यही है आपका प्लाज्मा, है ना, जिसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अलाइन हो जाएंगे अलोंग विथ योर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एंड बिकॉज सो मच ऑफ द यूनिवर्स वो प्लाज्मा से ही बने हैं, इसलिए इसके जो बिहेवियर और प्रॉपर्टीज देखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है इन मैनी डिसिप्लिन। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि एट द टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है फॉर द गोल ऑफ प्रैक्टिकल फ्यूजन एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूजन हियर, जो स्टार्स या फिर जो आपके सन में देखने को मिलते हैं, विच इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज फ्यूजन, है ना। तो फ्यूजन एनर्जी में आपका जो भी मैटर्स होते हैं वो आपका इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा ही होते हैं। एंड ये जो आपके साइंटिस्ट ने हेल्प की है ये कहीं ना कहीं सॉल्व करती है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन एंड थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस जो दिए जा रहे थे, है ना। और अगर हम बात करें मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन की, तो ये नासा का रोबोटिक स्पेस मिशन है जो इन्वेस्टिगेट करते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन को, कि कैसे सन और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कनेक्ट होते हैं, डिसकनेक्ट होते हैं, एज वेल एज एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता है फ्रॉम वन टू अदर। आपने देखा होगा जब भी आपका जो आपका कोरोनल मास इजेक्शन सन की तरफ से होता है और जो सोलर विंड अर्थ की तरफ आते हैं, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटेक्ट करता है उन सोलर विंड से, और अल्टीमेटली एक आपका प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है जो कहीं ना कहीं सारे या मोस्ट ऑफ द सोलर विंड को कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द अर्थ में जाके अंदर डाल देता है, ये आपने देखा भी होगा। एंड 2017 में MMS ऑब्जर्व्ड नेगेटिव मोनोपोलर पोटेंशियल। नेगेटिव मोनोपोलर पोटेंशियल का मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल जो विजुअलाइज करे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल हम्ड पोल्स टाइप स्ट्रक्चर, बट नन ऑफ द अवेलेबल थ्योरीज वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी द कैरेक्टरिस्टिक की व्हाई दिस नेगेटिव मोनोपोलर पोटेंशियल अकर्ड। एंड ये जो न्यू थ्योरी प्रपोज करी गई है ये यही बात बताती हैं कि व्हाई दीज स्ट्रक्चर्स हैव बीन अकर्ड विच इज लीडिंग टू द अनरेवलिंग ऑफ द मिस्ट्री, जो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट काउज करती है प्लस जो प्लाज्मा को हीट करती है। एंड दे हैव कंप्लीटली रूल्ड आउट द नेसेसिटी ऑफ अपर लिमिट in the temperature ratio between ions and electrons for the generation of a special kind of wave called Bernstein green crustal BGK। एंड अगर हम बात करें BGK वेव के बारे में तो ये नॉन लीनियर इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स हैं इन ए कॉलिजन लेस प्लाज्मा। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो इट विल हेल्प अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ सन अर्थ इंटरेक्शन हैपनिंग इन द मैग्नेटोस्फीयर, एंड ऑल्सो ये मिस्ट्रीज को अनलॉक कर सकती हैं ऑफ द आयन होल स्ट्रक्चर विच इज ए लोकलाइज प्लाज्मा रीजन, जहाँ आयन की जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है देन द सराउंडिंग प्लाज्मा। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टॉपिक है, कहीं ना कहीं ये आपको समझने में दिक्कतें आ रही होंगी बिकॉज दिस आर कहीं ना कहीं बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बट आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड इट फॉर आवर एग्जाम पर्पसेस। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लाज्मा के बारे में प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, याद रखना इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इसमें होती क्या है बेसिकली, है ना। तो सुपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्लस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों होती है, और कहीं ना कहीं ये जो आपका प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है उसको समझने के लिए साइंटिस्ट प्रयास करी जा रही है। उसके लिए नासा का वेरियस मिशन है एंड वेरियस रिसर्च भी करी जा रही है।
सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो न्यूज़ इसलिए रही है बिकॉज एनसीपीसीआर ने कहा है सेंटर और स्टेट्स को कि अपने तैयारी वो रैंप अप कर दे टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड एज वेल एज नियोनाटस, इसलिए आपका न्यूज़ में आया है। और अगर डिटेल से बात करें तो ये आपका स्टेटूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत वर्क करती है। इसे 2007 में सेटअप किया गया था अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 एंड इसके तहत ये इंश्योर करती है कि जो भी लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो इन कॉन्सनेंस यानी कि मैच करे विथ द चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव जो संविधान में दिए गए हैं, प्लस जो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड में बताए गए हैं, कहे गए उसके अनुसार लॉ पॉलिसी जो है वो प्रोग्राम हो। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और रिसेंटली सेंटर ने इन्फॉर्म कहा है कि कोई भी चेंजेस जो है वो प्रपोज नहीं की गई है एट द नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग रिकॉर्ड ड्यूरिंग द रिवैम्प ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो इसलिए आपका ये न्यूज़ में रहा है। और अगर हम बात करें एनएआई की तो ये 1891 में स्टैब्लिश करी गई थी कोलकाता में एज एन इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और ये बिगेस्ट आर्काइवल रिपोजिटरी कह सकते हो इंडिया में। क्या इंडिया में तो है ये, पूरे साउथ एशिया में। एंड इट इज़ ए वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स जिसमें पब्लिक रिकॉर्ड रखे गए, प्राइवेट पेपर भी, ओरिएंटल रिकॉर्ड भी है, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड प्लस माइक्रोफिल्म्स भी है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ऑपरेट होती है, ये जरूर पता होना चाहिए। एंड हैज़ वन रीजनल ऑफिस कहाँ पर, भोपाल में, एंड 3 रिकॉर्ड सेंटर, वन इज भुवनेश्वर, वन इज जयपुर एंड वन इज पुडुचेरी। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, शंग्रीला डायलॉग ये कैंसिल कर दी गई है, इसलिए आपका न्यूज़ में रहा है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट शंग्रीला डायलॉग, ये आपका इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है जो एनुअली हेल्ड करी जाती है और इसका फर्स्ट समिट 2002 में किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था बाय एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक कॉल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। एंड ये अटेंड करी जाती है डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस परमानेंट हेड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज प्लस मिलिट्री चीफ्स ऑफ 28 एशिया पैसिफिक स्टेट्स। और एम क्या है तो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना प्लस प्रैक्टिकल कॉपरेशन एक दूसरे मेंबर नेशन के साथ हो इस क्षेत्र में काम करना। साथ ही साथ ये आपका कम्युनिटी के रूप में जो है मेंबर्स को देखता है ना कि वी ऑल आर ए कम्युनिटी एंड एमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकर्स इन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी इन द रीजन। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इंडिया ओमान रिलेशंस जो है न्यूज़ में आई है। और सबसे पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए ओमान का लोकेशन देख लो आपको, ओमान यहाँ पर है और इसके बॉर्डरिंग नेशन में कौन कौन से, यमन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और फिर आपका यहाँ जिबूती पड़ता है वो भी है ना। तो ओमान के बॉर्डरिंग नेशन कौन हो गए, यमन, यूएई, जिबूती और सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली न्यूज़ में इसलिए रही है बिकॉज हाल ही में इंडिया और ओमान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिन्यू किया है मिलिट्री कॉपरेशन प्लस मैरीटाइम इश्यूज के क्षेत्र में। तो अगर हम डिटेल से इंडिया ओमान रिलेशंस की बात करें तो ओमान कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का गल्फ रीजन में, बिकॉज ये दिस रीजन इज कॉल्ड द गल्फ रीजन। एंड कहीं ना कहीं भारत की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एंड साथ ही साथ इंडिया और ओमान के बीच रोबस्ट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन मैकेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। कैसे तो देख लो, इट इज़ द ओनली नेशन जहां पर रेगुलर एक्सरसाइजेज तीनों आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किए जाते हैं, जैसे नाशिम अल बहर बाय नेवीज ऑफ बोथ नेशन, अल नजह आर्मी लेवल पर और ईस्टर्न ब्रिज बिटवीन एयर फोर्सेस। ये आपके तीनों आर्म फोर्सेस की जो सेनाएं हैं वो एक्सरसाइज करते हुए। तो ओमान, ये अच्छे से याद रखना एक्सरसाइज किसके किसके बीच में है ना, नसीम अल बहर ये ईरान और इंडिया के बीच नहीं है, ओमान और इंडिया के बीच है, अल नजह एंड ईस्टर्न ब्रिज, ये जरूर याद रखना, ये सब एक्सरसाइजेज हैं। ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली नसीम अल बहर, अल नजहा, ईस्टर्न ब्रिज, सीनी न्यूज़ क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है। रेगुलर इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल इंटरेक्शन भी होते रहते हैं विद प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेंट इंडियन एक्सपर्टाइट कम्युनिटी जो ओमान में मौजूद है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सिख बिल्डिंग सिंड्रोम। तो अगर हम बात करें सिख बिल्डिंग सिंड्रोम की तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स जो हैं यानी कि जो बिल्डिंग में रह रहे लोग हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं एक्यूट हेल्थ एंड कंफर्ट इफेक्ट्स को जो अपीयर लगते हैं कि है ना, कैसे लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है एक रूम में या फिर एक बिल्डिंग में लंबे समय तक आपने समय बिताया और अल्टीमेटली वो जो आपका बिल्डिंग है उससे जुड़ा हो जाएगा, तो वो जो फीलिंग है उसी को लगता है, उसी फीलिंग की जो अटैचमेंट हो जाती है उसी को कहीं ना कहीं सिख बिल्डिंग सिंड्रोम कहता है ना। तो सिख बिल्डिंग सिंड्रोम इज ए सिचुएशन जिसमें बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स एक्सपीरियंस हेल्थ एंड कंफर्ट इफेक्ट व्हिच अपीयर्स टू बी लिंक्ड टू द टाइम स्पेंट इन बिल्डिंग, है ना, बट नो स्पेसिफिक इलनेस या काउज कैन बी आइडेंटिफाइड।
और इंडिया की जो न्यू बिल्डिंग है डोंट गेट एडिक्वेट वेंटिलेशन, वाई बिकॉज आर्किटेक्चर प्लानिंग ही पुअर है, एंड एरोजोल्स कुड बी कैरिड आउट इन द एयर फॉर अप टू 10 मीटर। आप देख सकते हैं ना, जो एरोजोल्स होते हैं वो अप टू 10 मीटर की हाइट तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम वेंटिलेशन को इम्प्रूव करते हैं इंडोर स्पेसेस की, तो डेफिनेटली जो ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ए गवर्नमेंट एडवाइजरी ऑन स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 शेयर रिसेंटली, ये तो आपको ही पता है। एंड घोलबाद सपोटा चीकू जिसको कहते हैं, तो घोलबाद सपोटा फ्रॉम पालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, बेसिकली ये आपका जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, वो अब एक्सपोर्ट के लिए तैयार है यूके को। और अगर हम बात करें जीआई की, तो ये शाइन है जो इस्तेमाल करी जाती है ऑन द प्रोडक्ट्स जिसके स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होते हैं, एंड इट ऑल्सो पॉजिटिव क्वालिटीज या रिपोर्टेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, है ना। तो आपने जीआई टैग के बारे में कुछ सुना ही होगा, है ना। तो ये बातें, और ये जरूर याद रखना है, घोलवाड़ सपोटा चीकू ये बेसिकली आपका महाराष्ट्र में जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मिलते हैं, जीआई टैग इसका मिला है। एंड बेसिकली जीआई टैग के बारे में हमने बताया आपको, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइट है वो इनेबल करती है, who have the right to use the indication to prevent its use by the third party जिनके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं। और सबसे पहला जीआई इनेबल प्रोडक्ट भारत में कौन सा था? दार्जिलिंग थी, आपने सुना भी होगा। सो ये हमने डिस्कशन किया फ्रेंड्स, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।